डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसपीएम एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के तहत समानता को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी का बेहद बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है इक्वलिटी, जो कि अभी आप अगर जीआईसी लेक्चरर मुख्य परीक्षा की तैयारी करें यानी मेंस की प्रिपरेशन करें, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने स्वतंत्रता यानी लिबर्टी को पढ़ा है, और ये क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव यानी व्याख्यात्मक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप व्याख्यात्मक पढ़िए और फिर इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। केवल एमसीक्यूज हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। और जो आपका यूपी, टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम प्रस्तावित है, और साथ ही जो बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लगे हैं, उनके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप जीआईसी या नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इसको देखिए। और साथ ही देखिए, एक ऐसा ये टॉपिक है और एक ऐसा कंटेंट है जो लोग अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको ज़रूर ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय दें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए, तो उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है, अर्थात व्यक्ति कानून व नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे। सबसे पहले जितने भी उदारवादी विचारक हैं, समानता की बात करने वाले, ये इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है कानून और नियम के समक्ष समान माने। इसकी उद्घोषणा सर्वप्रथम करने वाले उदारवादी विचारक हुए। देखिए, स्वतंत्रता की तरह समानता भी राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण विषय है। समानता की धारणा एक ओर स्वतंत्रता के सिद्धांत और दूसरी ओर न्याय के सिद्धांत के साथ समन्वय स्थापित करती है। जरूर याद रखिएगा, न्याय चाहिए तो स्वतंत्रता और समन्वय दोनों आवश्यक हैं। ठीक। और एक और चीज, जब इसकी शुरुआत होती है, जैसे अमेरिकी राष्ट्र के जो राष्ट्र निर्माता या उसके संस्थापक थे, 1776 में स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी लोग जन्म से समान हैं, और उनके निर्माता यानी ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकारों से युक्त किया है जिन्हें उन्हें छीना नहीं जा सकता। फिर इसके साथ ही जो आपके 1789 में राष्ट्रीय असेंबली, फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली ने क्या किया, व्यक्ति एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पारित किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। ये वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो देखिए, समानता बेहद महत्वपूर्ण है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का, ये भी देखिए, ये एकदम समराइज है, एकदम जो पूरा समानता है उसको, जो आपको जरूरी है, जो नेट में पूछा जाता है, या जो जीआईसी के स्तर का, या जीडीसी या टीजीटी में पूछा जाता है, उसके स्तर का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसको अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस इसमें से आपके आ जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सीरियसली और एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए। लॉक के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। देखिए, लॉक जो है, आपको पता है, प्राकृतिक अधिकारों का जन्मदाता है, जिसमें वो जीवन जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की वकालत करता है। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं, और संविधान निर्माताओं ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। यहाँ निर्माता मतलब ईश्वर। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे। वर्ष 1789 फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र में कहा गया कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान हैं। मार्क्सवादियों, समाजवादियों ने तात्विक समानता पर बल दिया, जिसमें रोजगार, अधिकारों, संपत्तियों का समानतापूर्ण वितरण एवं राज्य के नियंत्रण पर बल दिया जाता है। देखिए, ये मार्क्सवादी क्या कहते हैं और समाजवादी तात्विक समानता पर बल देते हैं, जो तुरंत हो, जिसमें रोजगार हो, अधिकार और संपत्ति का समान रूप से वितरण हो, और राज्य का इस पर नियंत्रण हो। तो चूंकि आपको पता ही है मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि सब कुछ तुरंत राज्य के अधीन है, और उनका क्या एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जितना सक्षम है, उसकी आवश्यकता के अनुसार देना और उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लेना। समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। जैसे स्वतंत्रता मध्य और प्राचीन काल में नहीं था, वैसे ही समानता भी आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसो को जाता है। अगला देखिए कि आशय, स्वतंत्रता समानता से आशय क्या है
कि समानता चाहिए से संबंधित संकल्पना है, यानी आदर्शवादी है। ये व्यवहार में नहीं हो सकता, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक? ये तथ्यात्मक रूप में समानता नहीं होती, यानी फैक्चुअल समानता नहीं है। समानता का अर्थ समाज में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं को समाप्त करना है। एक लाइन में अगर समझें समानता क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जिनके पास विशेषाधिकार यानी जो वीवीआईपीज हैं और विभिन्न प्रकार के विषमताएं हैं, उनको समाप्त करना। विशेषाधिकार मतलब कि आपके वहाँ जो देश आज़ाद होने के बाद जो यहाँ के राजा थे उनको प्रीवी पर्स दिया गया था, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाप्त किया। और विषमताएं जो लिंग के आधार पर विषमताएं, जाति धर्म के आधार पर विषमताएं या संपत्ति के आधार पर विषमताएं, इन सबको समाप्त करना। अतः समानता का अर्थ विभेदों का अंत है, यानी जितने प्रकार के आपके विभेद होते हैं उनको समाप्त करना ही समानता, यानी सभी का विभेद अगर समाप्त कर दिया जाए तो सभी लोग समान हो जाएंगे हर मामले में। परंतु परंतु विभेदों की समाप्ति नहीं, देखिए विभेदों का अंत है, लेकिन परंतु समानता का अर्थ प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति नहीं, बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति है। देखिए समानता का मतलब ये नहीं कि सभी प्रकार के विभेद यानी अंतर को हम समाप्त करें। जो प्राकृतिक के रूप से जो समान असमानता, उसको आप कैसे समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो समाज द्वारा असमानताओं को स्थापित किया गया, विभेदों का निर्माण किया गया, उसको समाप्त करना है। इसी को कह रहा है कि जो अतार्किक विभेद हैं उनको, तार्किक जो प्रकृति के, जैसे गोरे को काला नहीं बनाया जा सकता, जिसकी हाइट है, ये सब अतार्किक विभेदों का से लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर किए गए विभेद को समाप्त करना है। देखिए यही है। अतः समानता का अर्थ उन विषमताओं को हटाना है जो समाज द्वारा निर्मित है, न कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत करना है। यानी समानता का अर्थ उन विषमताओं जो जिनका निर्माण समाज ने स्वयं किया, जैसे आपके वहाँ जाति, लिंग, धर्म आधारित भेदभाव या संपत्ति के आधार पर भेदभाव होता था, ये क्या है, अप्राकृतिक है, ये समाज ने निर्माण किया, इसको समाप्त करना है। और न कि प्राकृतिक विषमताओं को, जैसे कोई स्त्री हो गई है, पुरुष हो गया, कोई गोरा हुआ, कोई काला हुआ, इनको जैसे आप समाप्त नहीं कर सकते, ये प्राकृतिक असमानता है। समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। समानता का आशय ये नहीं कि सबके साथ हम समान व्यवहार करते हैं, एक के साथ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, ऐसा नहीं है। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना एवं असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना ही समानता है। जैसे इस चीज़ को समझिए, जैसे मान लीजिए सभी के साथ अगर हम समान व्यवहार करें तो उसमें आपके कर्तव्य के बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, हो सकता है विकलांग, तो सबके साथ आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो वही है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार ही समानता है। अतः समानता का समकालीन युग में सबसे सटीक जो अर्थ है, अवसर की समता। वर्तमान समय में हम लोग क्या देखते हैं, समानता को अवसर की समता के रूप में देखते हैं। लास्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा न हो पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे, यानी कोई इतना ऊंचा ना हो जाए जिससे वो इसके मन में ये आ जाए कि हम तो बहुत नीचे हैं, बहुत ये हैं, या फिर उसकी फ्रस्ट्रेट हो जाए, ऐसा भी नहीं चाहिए। कुछ स्तर तक सब में समानता होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, एकदम खाई जैसा ना हो। लास्ट ये हुई। फिर विभिन्न विचारकों के अनुसार समानता की संकल्पना क्या है, आइए देखते हैं। 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े समर्थक आर्च टोनी हैं। इंग्लैंड में असमानता का धर्म व्याप्त है। इनकी रचना इक्वलिटी, जो कि 1931 में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य रचनाएं द एक्विजिटिव सोसाइटी, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, एजुकेशन, द सोशलिस्ट पॉलिसी। फिर है, हॉब्स के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के दो समानांतर आंदोलन चल रहे थे, बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर आपका जीआईसी, पीजीटी और नेट में पूछा जाता है। तो कौन से दो आंदोलन थे, एक लेवलर्स था, दूसरा डिगर्स था। लेवलर्स राजनीतिक समानता के समर्थक थे और डिगर्स जो थे आर्थिक समानता के समर्थक थे। लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। लॉक ने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिया है। लॉक जो है क्या, वो अपने प्राकृतिक अवस्था में साफ साफ कह दिया था कि सभी मनुष्य के क्या है, प्राकृतिक अवस्था में समान रूप से हैं और सभी मनुष्यों को, ये व्यक्तियों को ईश्वर ने समान रूप से अधिकार प्रदान किया है। इस प्रकार इसलिए किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो लॉक जो हुआ प्राकृतिक रूप से सभी को समान मानता है।
बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया। एक व्यक्ति एक मत, बेहद महत्वपूर्ण है ये ज़रूर आप याद रखिएगा। कौन बार-बार पूछा जाता है कि एक व्यक्ति एक मत का वकालत किसने किया? लेकिन मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो क्या कहता है? एक बहुल मतदान की बात करता है, ठीक? समानता के आयाम क्या हैं? डायमेंशंस क्या हैं उसके? औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता? औपचारिक समानता है या निरपेक्ष समानता देखिए क्या है कि शास्त्रीय उदारवादी तथा नव उदारवादी विचारक इस समानता का समर्थन करते हैं। निरपेक्ष समानता या औपचारिक समानता को, औपचारिक समानता के समर्थक में हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल इत्यादि विचारक हैं। जैसे कि औपचारिक समानता में निम्नलिखित प्रकार की समानता को शामिल किया जाता है, जिसमें नैतिक समानता शामिल है। समानता का आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में आया। नैतिक समानता की एक आदर्शवादी संकल्पना है। नैतिक समानता का आशय सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर के समान संतान हैं। यानी नैतिक समानता क्या है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार हो, क्योंकि सभी को ईश्वर ने जन्म दिया है या ईश्वर के संतान हैं। ठीक, ये है आपका एक आदर्शवादी संकल्पना है, ऐसा होना ही चाहिए। हाँ, देखिए, हॉब्स लॉ द्वारा वर्णित जो प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान थी, ठीक? अब आता है लीगल इक्वलिटी यानी वैधानिक समानता, कानूनी समानता। वैधानिक समानता का आशय विधि के समक्ष समानता से है, अतः विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। वैधानिक समानता के समर्थक में लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मिल इत्यादि हैं। तो देखिए, वैधानिक समानता या कानूनी समानता ये है कि कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समान है और उसके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसके समर्थक लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मिल हैं। अब आइए सामाजिक समानता कि समाज में धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति, यानी समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, उसको समाप्त किया जाए। समाज में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं का अंत करना तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना भी सामाजिक समानता के अंतर्गत आता है। राजनीतिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार प्रदान करना चाहिए। राजनीतिक समानता का मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें सभी लोगों का समान रूप से योगदान हो, उनको सभी को शामिल करें, किसी को रोका ना जाए। प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान करना है। बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया, याद रखिए। पहले ब्रिटेन में क्या होता था, जो करदाता है, जो पढ़ा लिखा है, या चाहे जो कहीं का प्रतिनिधि है या चाहे वो व्यापारी है, तो उसको जितना जितना होगा वो उसके पास एक दो तीन चार पाँच छः मत देने की बात थी, जिसका समर्थक मिल हुआ। लेकिन जब बेंथम क्या कहा, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वोट, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समान है। प्रत्येक व्यक्ति एक वोट की बात किया बेंथम। आर्थिक समानता देखिए जरा, इसका समर्थन कल्याणकारी राज्य के समर्थक एवं समाजवादी विचारक करते हैं। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यक्तियों को काम का अधिकार प्रदान करना, यानी आर्थिक समानता के अंतर्गत देखिए सबको समान रूप से मतलब कि अर्थ प्रदान नहीं करना, सबको समान रूप से संपत्ति का वितरण नहीं है, लेकिन जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, न्यूनतम जो आर्थिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना ही राज्य का कार्य होना चाहिए, जिसमें कल्याणकारी राज्य भी शामिल है। लैंगिक समानता समझते ही हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति करनी है। पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति करने का मतलब ये हुआ कि स्त्री और पुरुष के बीच का भेद जो है, भेदभाव, उसको समाप्त करना है। क्योंकि आपका जो समाज है पितृसत्तात्मक, क्योंकि इसमें पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। निजी एवं सार्वजनिक जीवन में विभेद की समाप्ति, महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार करना। ब्रिटेन के वे विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे, उनमें रिचर्ड टॉनी, जॉर्ज ऑरवेल और रिचर्ड टिटमस प्रमुख थे। अवसर की समता देखिए, यह समानता का सर्वस्वीकृत आधुनिक रूप है। अवसर की समानता क्या है? ये आधुनिक और सब लोग इसको स्वीकार करते हैं, ये आधुनिक युग की देन है। अवसर की समता का अभिप्राय समान के साथ समान व्यवहार तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार है। जैसे जो सामान्य पुरुष हैं, जैसे अगर आप इसको समझें ऐसे, देखिए इस लाइन का मतलब है जैसे कि अगर 100 मीटर का रेस है, अगर आप मान लीजिए कि 100 मीटर का रेस है, उसमें सब लोग दौड़ना चाहते हैं। यदि उसमें कोई हैंडीकैप्ड, विकलांग या मानसिक रूप से विक्षिप्त या शारीरिक रूप से किसी प्रकार का विक्षिप्त है, तो उसको भी अगर आप उसमें क्या मतलब कि दौड़ में शामिल कर देते हैं और उसको कहा गया कि नहीं 100 मीटर आप भी दौड़िए, सब लोग 100 मीटर, तो ये गलत है। तो समान लोग जो क्या ना, समान लोगों के साथ समान व्यवहार का मतलब ये, जो उस कैटेगरी में जो सभी लोग सामान्य हैं, किसी प्रकार के असामान्य नहीं है, तो उनको अलग दीजिए। और जो देखिएगा आप, तो
जो विशेष क्षमता वाले लोग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनको अलग से व्यवस्था की जाती है। तो वो एक श्रेणी में है, यानी दिव्यांग ये लोग, इनके साथ अलग व्यवहार, और जो सामान्य है उनके साथ अलग व्यवहार। तो इसीलिए कहा गया है समान अवसर की जो समता का अभिप्राय है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। अवसर की समानता का मूल अभिप्राय आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप में समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। आरंभिक स्थिति में जो मूलभूत है उसमें समानता लाना है। ठीक, यानी हर स्थिति में ये नहीं कि सरकार का मतलब कि चाहे कोई व्यक्ति हर आपके साथ समानता, बिल्कुल नहीं। जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ सबके लिए समान अवसर, समान परिस्थितियां निर्माण की जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। बाकी उसका जो प्रयोग करके अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपने विवेक का प्रयोग करके कोई आगे निकल जाता है तो फिर आप वहाँ समानता स्थापित करेंगे तो वो गलत है। डॉर्किन ने अवसर की समता को संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया है। डॉर्किन के अनुसार आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे, परंतु डॉर्किन जो है शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करता है, जिसे डॉर्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया। डॉर्किन की रचना टेकिंग राइट से सीरियसली बेहद बेहद महत्वपूर्ण रचना है, बार बार पूछी जाती है। एवं इनकी अन्य रचना लॉस एम्पायर तथा सॉवरेन वर्च्यू है डॉर्किन की। जॉन रॉल्स भी अवसर की समानता के समर्थक हैं। रॉल्स के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना है। मूलभूत प्राथमिक वस्तुएं जैसे कि क्या हो जाएगा, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूलभूत है, ये सबको प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष क्या है। तो सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में देखिए, अफर्मेटिव एक्शन के रूप में देखिए जरा अवसर की समता को। साथियों, मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जो साथी टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी खासकर यूपी और बीपीएससी टीआई 4 के संदर्भ में आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण और लगे हाथ, अगर आप एनटीए के द्वारा आयोजित नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको जरूर जरूर चैनल से जुड़ना चाहिए। सकारात्मक क्रिया कि यह व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है, जिसके द्वारा अशोचितों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विशेष उपाय एवं प्रबंध किए जाते हैं। सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत अमेरिका में विश्वविद्यालयों में अश्वेतों के लिए कम अंकों पर प्रवेश दिया गया, अश्वेतों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई। जो आपके वहाँ आरक्षण व्यवस्था है भारत में, ये सकारात्मक क्रिया का ही देन है। नेक्स्ट है कि भारत में अवसर की समता, अवसर की समानता क्या है कि भारतीय संविधान में अवसर की समानता को संरक्षणात्मक विभेद या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या विधि के समक्ष समान संरक्षण की भी संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवा में आरक्षण प्रदान किया जाता है, इसी की मैं चर्चा कर रहा था। यह विभेद संरक्षणात्मक है क्योंकि समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण एवं उत्थान के लिए यह विभेद आवश्यक है। परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता। परिणामों की समानता का समर्थन मार्क्सवादी विचारक करते हैं। जितने भी मार्क्सवादी हैं वो परिणामों की समानता का समर्थन करते हैं। परिणामों का की समानता का आशय सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना है। परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने समाज से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का नारा दिया। पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद ही वास्तविक समानता स्थापित हुई। जितने भी समाजवादी या मार्क्सवादी विचारक हैं उनका कहना है कि आर्थिक समानता सब में होनी चाहिए, सबके पास समान आर्थिक, यानी उनके पास कहने मतलब कि जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और भी चीज़ें, किसी को ये नहीं लगे कि हम गरीब, मिनिमम कहने मतलब कि एक आपका इनकम होना ही चाहिए। मार्क्सवादी इस पर ध्यान देते हैं। परिणामों की समानता की आलोचना कि मिलवन जिलास ने अपनी पुस्तक द न्यू क्लास में कहा कि समाजवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है, वास्तविक रूप में पार्टी के मुट्ठी भर पदाधिकारियों ने व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। जेम्स बर्नहाइम ने अपनी रचना द मैनेजरियल रिवॉल्यूशन में प्रबंधकीय क्रांति की चर्चा करते हुए आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की संज्ञा दी है। उनके अनुसार आधुनिक समाज में व्यवसायी और तकनीकी विशेषज्ञ बेहद बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए न तो पूंजीपति प्रधान है और न ही सर्वहारा वर्ग।
विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार समानता का अर्थ क्या है? तो शास्त्रीय उदारवादी, परंपरागत उदारवादी के अनुसार क्या है समानता? ये समानता को वैधानिक या औपचारिक या राजनीतिक समानता के रूप में स्वीकार करते हैं, शास्त्रीय उदारवादी। फिर मार्क्सवादी कि ये समानता को परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मूल रूप में समानता को आर्थिक समानता के रूप में मानते हैं। इनके अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक एवं वैधानिक समानता निरर्थक है। कौन? मार्क्सवादी। सकारात्मक उदारवादी कल्याणकारी राज्य के समर्थक, इनके अनुसार समानता का आशय अवसर की समता से है। अवसर की समानता के अंतर्गत वैधानिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी तरह की समता शामिल है। समानता की समुदायवादी संकल्पना, माइकल वॉल्जर ने जटिल समानता का विचार प्रस्तुत किया, यानी कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की बात करता है। ये भी पूछा जाता है आपसे कि वॉल्जर एक नंबर किस विचारक ने जटिल समानता का विचार प्रस्तुत किया? तो माइकल वॉल्जर। इनके अनुसार समाज में मूलभूत वस्तुओं के वितरण में भिन्न मानदंड होने चाहिए। प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तुएं उपयोगी नहीं होती हैं। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, परंतु प्रत्येक क्षेत्र में समानता लाना संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। चार्ल्स टेलर ने भी समुदायवादी विचारक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना सोर्सेज ऑफ द सेल्फ है। समानता की नारीवादी अवधारणा, उदारवादी नारीवाद क्या कहते हैं? कि उदारवादी नारीवादी सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के समर्थक हैं। समान राजनीतिक अधिकार एवं शिक्षा अधिकार के अधिकार एवं शिक्षा अधिकार के समर्थक हैं। उग्र नारीवादी क्या कहते हैं? कि उग्र नारीवादी निजी जीवन में समानता के समर्थक हैं। नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है कि जब तक घर में ऐसा न हो, निजी जीवन में न हो। नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया है। पितृसत्तात्मक सत्ता का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों का होता है, जबकि निजी क्षेत्र एवं घरेलू क्षेत्र महिलाओं को दे दिया गया है। महिलाएं इस निजी व घरेलू क्षेत्र में भी पुरुषों के अधीन होती हैं। महिलाओं के सामने नाम न होने की समस्या या पहचान का संकट है। उनका अपना नाम नहीं, फिर भी अब केंद्र सरकार भारत में मुखिया बतौर महिला को अब देख रही है। जितने भी राशन कार्ड है उनका नाम मुखिया, महिला मुखिया के नाम से है। घरेलू श्रम का कोई मूल्य नहीं है। सेक्स जो है जैविक संकल्पना है, बल्कि जेंडर सांस्कृतिक संकल्पना। ये भी आप जो याद रखिए, सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, और जेंडर सांस्कृतिक, यानी जेंडर जो बनाया गया समाज के द्वारा अपनाया गया है। परिधान, बड़े बाल का निर्धारण समाज द्वारा या पितृसत्तात्मक समाज द्वारा होता है। समानता का आशय यह नहीं कि नारी को पुरुषों के समान बना दिया जाए, बल्कि नारीवादी मूल्यों को समाज में उचित स्थान दिया जाए। पुरुषों की बहादुरी और साहस को प्रभावी बनाकर प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, कैरोल पेटमैन, महिलाओं को पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा निजी क्षेत्र के तहत रखा गया है। कल्याणकारी राज्य को पितृसत्तात्मक राज्य की संज्ञा दी गई है। महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौते में शामिल नहीं थीं। इनकी रचना फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ पब्लिक प्राइवेट डाइकॉटमी 1983। बेट्टी फ्रीडमैन, फ्रीडन क्या कहते हैं? कि महिला मुक्ति की जन्मदाता, और द्वितीय चरण में नारीवादी आंदोलन यानी रेडिकल फेमिनिज्म का आधार रखा। इनकी रचनाओं के नाम है द फेमिनिन मिस्टिक और द सेकंड स्टेज। जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। मुख्य समस्या नाम न होने की समस्या महिलाओं के समक्ष विद्यमान है। कैट मिलेट, नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है। ये बतौर क्वेश्चन जो है बतौर कोट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। द सेक्सुअल पॉलिटिक्स इनकी प्रसिद्ध रचना है कैट मिलेट की। जर्मन ग्रीर की प्रसिद्ध रचनाएं कि सेक्स एंड डेस्टिनी, द फीमेल यूनक। साइमन द बुआ बेहद महत्वपूर्ण, कि साइमन द बुआ का प्रसिद्ध कथन महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। इनका प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। द सेकंड सेक्स, द पर्सनल इज पॉलिटिकल इनकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है। वर्जीनिया वुल्फ को देखिए जरा, कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। ये भी बतौर कोट के रूप में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखें। आर्म्स ऑफ ओन्स वंस ओन इनकी रचना है वर्जीनिया वुल्फ की। मारियोसो डल्ला कोस्टा इटली, महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। कैरल गल्गिन की इनकी रचना इन अ डिफरेंट वॉइस 1982 है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़कियों का लगाव माँ से होता है, बल्कि पुरुष अपनी पहचान स्वतंत्र रूप से बनाना चाहता है। इन्होंने देखभाल की नैतिकता ने एथिक्स ऑफ केयर का विचार प्रस्तुत किया, जो रॉल्स की न्याय की नैतिकता से अलग है। एथिक्स ऑफ केयर,
कैरोल गिल्गिन। एल्स्टीन एल्स्टीन इनकी रचना पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमन 1993 में प्रकाशित हुई। महिलाओं के पास केवल घरेलू कार्य हैं। शोषण का कारण सेक्स नहीं बल्कि जेंडर है। आयरिस मेरियम यंग जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। इनकी अन्य रचनाएं इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी और ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस। कोहेन ने रेस्क्यूइंग जस्टिस एंड इक्वलिटी नामक रचनाएं लिखी हैं तथा इन्होंने रॉल्स के न्याय की सिद्धांत की आलोचना भी की है। ओकिन की प्रसिद्ध रचना जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली है। बहुसंस्कृतिवादी समानता की संकल्पना भीगू पारिक एवं किमलिका इसके मान्यताकार हैं। बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित भीगू पारिक और एल किमलिका है। विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है। इन्होंने ये दो चीजें जोड़ी। समूह विशेष के अधिकारों की ये लोग मांग करते हैं। पहचान की राजनीति का समर्थन करते हैं। किमलिका के अनुसार विभेदीकृत नागरिकता यानी डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप प्रत्येक समूह की विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताएं एवं लक्ष्य होते हैं। अल्पसंख्यकों को भी समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए। किमलिका के अनुसार अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर विशेष बल देना चाहिए। मरियम यंग के अनुसार विभेद की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस का अर्थ केवल लोगों को अधिकार प्रदान कर देना नहीं है बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी समाप्त करना है। सामान्यतः ब्रिटिश और अमेरिकी समाजों में एशियाई मूल्यों को ही दृष्टि से देखा जाता है। समानता के विरोधी विचारक कौन कौन है जब देखिए। अरस्तु ने असमानता को प्राकृतिक माना। लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। डी टॉकविले के अनुसार समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है। प्लेटो मुस्का एवं मिशेल जैसे अभिजनवादियों ने समानता का प्रबल विरोध किया है। समकालीन विचारक क्रिस्टोफर बेल ने योग्यता आधारित संकल्पना जस्ट मेरिटोक्रेसी की संकल्पना का समर्थन किया, जिनके अनुसार वर्तमान समाज में भी विषमता व्याप्त है लेकिन यह विषमता योग्यता, कौशल और उपलब्धि के आधार पर है। फिर है माइकल यंग ने अपनी रचना द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी में योग्यता के तंत्र की आलोचना की तथा योग्यता आधारित संकल्पना की भी आलोचना की। उदारवादी कभी भी परिणामों की समानता की बात नहीं करते हैं। तो साथियों ये था आपका समानता से संबंधित डिस्क्रिप्टिव जिसको हमने पढ़ा और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन जो जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण कम से कम कंटेंट में आप पूरे कंटेंट को समझ सकते हैं तो बेहद आसान होगा आपके लिए और आप इस वीडियो को देखते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।